नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात युद्धकाल की। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से जंग जारी है, आज इस जंग का 9वां दिन है और इस वक्त रूसी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पोलैंड पहुंचे हैं। बड़ी खबर यह मिल रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति पोलैंड पहुंचे हैं। रूसी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन छोड़कर ज़ेलेंस्की पोलैंड पहुंच चुके हैं। जो बाइडेन ने 2 दिन पहले ही एयरलिफ्ट का ऑफर भी दिया था ज़ेलेंस्की को, लेकिन ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। वो बराबर रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना की तरफ से यूक्रेन ने यह भी कहा है कि पिछले 1 हफ्ते में 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर अटैक हुआ है। एक तरह से उन्हें मारने की कोशिश की गई और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। और अब खबर यह मिल रही है रूसी मीडिया के हवाले से, यूक्रेन के राष्ट्रपति पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 9वां दिन है। शुक्रवार के दिन की अगर हम बात करें, आज दिन भर के हम अपडेट्स की बात करें, तो रूसी सेना ने आज एक बड़ा काम किया इस जंग में। रूसी सेना ने दरअसल ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमा लिया और कब्जा जमाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान सामने आया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन विदेशियों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रूस को बिल्कुल यह पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि रूस की संसद में नया कानून भी पास हुआ है। अब रूसी सैनिकों के खिलाफ बोलने वालों को 15 साल की सजा होगी। यह कानून अभी अभी पास हुआ है। जंग के दौरान रूसी सैनिकों के खिलाफ बोलने पर सजा होगी। आप देखिए रूस ने किस तरह से एक नया कानून लेकर आगे, आज शुक्रवार को ही यह कानून पास हुआ वहां की संसद में। अब जो भी रूसी सेना के खिलाफ बोलेगा उसे 15 साल की सजा होगी। इधर यूक्रेन के लवीव से एमबीबीएस करने वाली प्रगति कोठीफोड़ा बड़ी मुश्किलों के बाद आज सकुशल अपने वतन पहुंची। बता दें आपको, मंदसौर की वो रहने वाली है और अपने बीच परिवार को पाकर प्रगति काफी खुश नजर आई। इस दौरान प्रगति ने यूक्रेन के हालातों के बारे में जानकारी दी, वहां के हालात साझा किए। वो काफी दिल दहला देने वाले बातें कर रही थी। प्रगति भी उन्हीं छात्रों में से एक है जिनके साथ पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना ने मारपीट की थी। इतना ही नहीं, प्रगति के सिर पर बंदूक तक दान दी गई थी। 3 दिन तक बिना खाए पिए -12 डिग्री में फंसे रहने के हालातों को प्रगति ने बयां किया। तो वहीं वतन वापसी पर प्रगति ने भारत सरकार और मीडिया को धन्यवाद भी दिया। अब प्रगति अपने परिवार के बीच पहुंचकर काफी खुश नजर आ रही है। 1 हफ्ते से हम लोग बॉर्डर के चक्कर काट रहे थे और हम जब बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इंडियंस को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे थे और वहाँ पे वो बंदूक तान के हम लोगों पे खड़े थे। बहुत मारपीट चल रही थी, स्काई में फायरिंग भी कर रहे थे। बट एट द एंड भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की और उन्होंने हमारी पुकार भी सुनी और हमें वहाँ से इवैक्यूएट करके फाइनली अपने अपने घर पहुँचा दिया है सुरक्षित। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अपनी बिटिया को देख के और मैं ये चाहती हूँ कि सभी बच्चे आ जाए भारत के। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वापसी का दौर लगातार जारी है और इसी के चलते पेंड्रा में भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट भारत लौटा है। बता दें आपको, आश्वत कुमार यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के चलते उन्हें रोमानिया बॉर्डर होते हुए बस से वापस आना पड़ा, जहां से ऑपरेशन गंगा के तहत आश्वत की भारत वापसी हुई। आश्वत कुमार और उनके परिवार ने भारत वापसी के लिए सरकार का आभार जताया है। मैं पहले तो सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सब चीज़ हमें दिया, सब चीज़ प्रोवाइड कराया और घर तक हमें बिना अपने खर्चे के उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। टिकट हो गई थी और फिर जब एयरबेस में स्ट्राइक हुआ तो सारे एयरलाइंस कैंसिल हो गई। उसके बाद हमें कोई भी फ़्लाइट नहीं मिली। हाँ, बॉर्डर तक पहुँचने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। 8 किलोमीटर तक मुझे चलना पड़ा था। उसके बाद 1-1.5 दिन तक हम बॉर्डर के बाहर ही खड़े थे। उसके बाद हमें रोमानिया में एंट्री मिली। फिर वहाँ पे हमें सब चीज़ दिया गया, रहना खाना पीना सब। मैं तो इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। अपने बच्चों को पास में देख के ऐसा लगा कि मेरा पूरा जहान आ गया। हम तो 9 दिन तक ना खाए पिए कुछ भी नहीं थे। हम लोग बहुत परेशान थे, ना सो सकते थे, ना उठ सकते थे, ना मतलब अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते थे। वो तो हम लोग को डर जाएंगे करके नहीं बताना चाहता था, लेकिन वो बहुत मेहनत, बहुत ही मतलब अच्छे से
अपने आप को बचा के सुरक्षित लाया यहाँ पे, हम लोग को अच्छा लगा। इधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में आज जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हो गया, जिसमें करीब 30 नमाजियों की मौत हो गई। वहीं 50 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए। ये विस्फोट पाकिस्तान के पेशावर के कोचा रिसालदार इलाके में किस्सा ख्वानी बाजार की एक मस्जिद में हुआ। हालांकि आंकड़ा बढ़ गया है। पहले खबर आई थी कि 15 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद आंकड़ा बढ़कर 20 हुआ, अब 30 के बाद आंकड़ा और बढ़ रहा है। हालांकि इधर घायलों की बात करें तो इधर 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और मरने वालों की संख्या अब 30 से बढ़कर 56 हो गई है। शहर के किस्सा ख्वानी बाजार में 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की और वहां खड़े पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। और हमले के बाद मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 56 लोगों की अब तक मौत हो गई है। यह आत्मघाती हमला दोपहर के वक्त करीब 3 बजे के आसपास हुआ। जैसे ही यह हमला हुआ, वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के बिहार राज्य की बात करते हैं। बिहार के भागलपुर में बम बनाते समय हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई। शहर के काजवली चौक इलाके में गुरुवार रात करीब 11:30 बजे जबरदस्त धमाका हुआ। इससे करीब 5 किलोमीटर तक का इलाका दहल उठा। वहीं बम फटने से 4 घर ढह गए। शुक्रवार दोपहर 3 बजे जो अपडेट निकलकर सामने आया, उसमें अब तक 14 शव निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा विस्फोट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बगैर लाइसेंस के पटाखा बनाया जा रहा था। इस कारण स्थानीय थानेदार सुधांशु कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना की पुलिस मैनुअल जांच करने की बात कह रही है। विस्फोटक सामग्री कहां से आई थी, इसकी भी पुलिस जांच करेगी। उन्होंने कहा कि पटना से एटीएस की टीम भागलपुर जाएगी। और उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी भागलपुर में हुए इस धमाके की जनहानि की खबर को पीड़ादायक बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने ये कहा कि हालातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बात हुई है। इधर उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान होना है और इसका ग्रैंड फिनाले वाराणसी में हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक आज भव्य रोड शो करते नजर आए। इस रोड शो के जरिए बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद रोड शो किया। यहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव भी काशी में है। यानी इस फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने, सभी राजनीतिक दलों ने अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया है और आक्रामक तौर पर सभी प्रचार भी कर रहे हैं। यूपी में बता दें आपको 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल यानी शनिवार को समाप्त हो जाएगा। 7 तारीख को मतदान होंगे। अब सवाल यही है कि यह सियासी शो मतदाता पर कितना असर डालेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 अलग अलग तस्वीरें, उनका अंदाज देखिए। तीनों तस्वीरें। पहली तस्वीर रोड शो की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इधर दूसरी तस्वीर आप देखें। दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंचकर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। तो वहीं तीसरी तस्वीर से प्रधानमंत्री का डमरू प्रेम झलक रहा है। इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री वाद्य यंत्र बजाते हुए नजर आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खबरों की। शनिवार यानी कल सीएम शिवराज का जन्मदिन है। बीजेपी मुख्यमंत्री का जन्मदिन सेवा समर्पण के रूप में मनाने जा रही है। इस बार मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर किसी भी प्रकार के कोई होर्डिंग बैनर नजर नहीं आएंगे, जिसको लेकर सीएम शिवराज पहले ही बोल भी चुके हैं। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए आज बताया कि सीएम के जन्मदिन पर सभी बीजेपी कार्यकर्ता एक पौधा जरूर लगाएंगे। साथ ही अस्पताल में फल वितरण जैसे कार्यक्रम भी होंगे।
वहीं यूक्रेन से छात्रों की वतन वापसी पर वीडी शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन गंगा सफल हो रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बड़े फैसले के बाद इस बार बीजेपी ने भी उनके जन्मदिन पर होर्डिंग पोस्टर से तौबा कर लिया है। मुख्यमंत्री का जन्मदिन पौधारोपण कर सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। शनिवार को सीएम शिवराज का जन्मदिन है, लेकिन इस बार जगह जगह शुभकामनाओं के होर्डिंग्स, पोस्टर नहीं दिखेंगे। शिवराज सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मेरे जन्मदिन को पर्यावरण संरक्षण करके मनाया जाए। बीजेपी ने भी उनके संकल्प को पूरा करने का फैसला लिया है, यानी प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ता इस दिन पेड़ लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी भावनाओं को व्यक्त किया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर किसी प्रकार के होर्डिंग, पोस्टर, एक प्रचलन राजनीति में चलता है, उन्होंने अनुरोध किया है। और मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं से इस आग्रह के साथ कि इस प्रकार के कोई होर्डिंग, पोस्टर न लगें और सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण की दृष्टि से एक पौधा लगाकर हम माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाएं। बीजेपी अपने हर दिन को कुछ खास बना ही लेती है, फिर चाहे मौका कोई भी हो। लेकिन कांग्रेस को शिवराज के जन्मदिन पर होर्डिंग नहीं लगने के फैसले में कमलनाथ की नकल नजर आ रही है। माननीय शिवराज जी ने अपने पूर्व पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्णय को आगे बढ़ाया है। अगर आप स्मरण करें तो कमलनाथ जी की जब सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो उन्होंने पूरे प्रदेश पे होर्डिंग और बैनर लगाने पे उन्होंने रोक लगाई थी और आधिकारिक रूप से लगाई थी। और आपने देखा होगा कि उन्होंने सबसे पहले जिस दिन ये घोषणा करी थी, वो मंत्रालय में निर्णय लिया था, उस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी आगे जो होर्डिंग और बैनर लगे हुए थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से नगर निगम को निर्देशित करके यहाँ से भी हटवाए थे। तो अगर शिवराज जी ने निर्णय लिया है तो मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है और ये अच्छी बात है। सीएम शिवराज हर बार कुछ नवाचार करते हैं, हमेशा कुछ नया करते हैं। इस बार होर्डिंग, पोस्टर नहीं लगना भी उसी का हिस्सा है। यानी साफ है कि इस बार तरह तरह के होर्डिंग, पोस्टर पर खिलते चेहरे नहीं दिखेंगे, बल्कि हर एक कार्यकर्ता पौधा लगाता ही नजर आएगा। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। कांग्रेस भले ही जमीनी तैयारी का दम भरे, लेकिन पार्टी को अभी बहुत मेहनत करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बूथ को छोड़कर पार्टी की हालत अच्छी नहीं कही जा सकती। ये खुलासा खुद पार्टी के आंकड़ों से हुआ है। वैसे पार्टी अब ग्रामीण अंचलों पर ज्यादा फोकस करने जा रही है। कांग्रेस की पकड़ अब भी कमजोर, एक बूथ 5 यूथ भी पड़ा कमजोर। अब कमलनाथ की रणनीति कुछ और, अब ग्रामीण अंचल में जोर। कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि अब पार्टी ग्रामीण अंचल पर फोकस करने की तैयारी में है, क्योंकि अभी हाल ही में एक बूथ 5 यूथ जैसे जमीनी अभियान भी कमजोर साबित हुए हैं। पार्टी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे पता चलता है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के गढ़ में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वैसे शिवराज के गढ़ विदिशा में कांग्रेस खुद को अच्छा मान रही है। इसी तरह कुछ और जिले हैं जहां वो अच्छी स्थिति में है। अगर एक्सीलेंट की बात करें तो गोहद, जोबट, मनावर में ही बूथ पर बेहतर प्रदर्शन है। इसके बाद विदिशा का सिरोंज है, सीहोर का इछावर है, झाबुआ, नीमच और इंदौर ग्रामीण भी गुड कंडीशन में है। शायद यही वजह है कि पार्टी अब नए सिरे से रणनीति पर फोकस कर रही है। तो कल जो बैठक हुई थी वो राज्य मध्य प्रदेश की इकाई की थी। उसमें हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं पंचायती राज संगठन के और जो प्रदेश पदाधिकारी थे वो आए थे। और निश्चित रूप से क्योंकि मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर इसका फोकस ज़्यादा भी है। तो हमारे जितने उस संगठन के साथी थे, कल उन्होंने जो उनकी समीक्षा हम लोगों ने ली है, तो उन्होंने जिलेवार हम लोगों को बताया कि यह संगठन निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करता है। पंचायत में जो हमारे निर्वाचित सरपंच रहते हैं, जनपद सदस्य रहते हैं, जिला पंचायत सदस्य रहते हैं, तो इनका वर्किंग एरिया जो रहता है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहता है। तो हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया है कि इसी एरिया को हमें फोकस करना है। पार्टी कार्यकर्ता अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। हालांकि मौजूदा समय में कांग्रेस सदस्यता अभियान, जन जागरण अभियान के माध्यम से भी जनता के बीच है। वहीं बीजेपी बूथ विस्तार अभियान से पार्टी को जमीनी कसावट दे रही है। लेकिन कमजोर पड़ती कांग्रेस को लेकर उसका क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए।
कांग्रेस क्या कर रही है, क्या आंकड़े, मुझे लगता है इससे मुझे कोई बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए। अपने संगठन को मजबूत करने का सबका काम है, उनको भी करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और न मैं कभी उन पर क्वेश्चन खड़ा करूंगा वो क्या आंकड़े देते हैं। मुझे लगता है इसकी कहने की मुझे जरूरत इसलिए नहीं है, हम अपनी आत्मशिक्षा हम खुद करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस ने जिन इलाकों में अपनी पकड़ कमजोर होने के आंकड़े बनाए हैं वो उसकी पारदर्शिता को दिखाता है। ये इस बात का भी इशारा है कि पार्टी अपने मकसद को लेकर सतर्क है, इसलिए तो वो रणनीति में बदलाव भी कर रही है। तभी तो ग्रामीण अंचलों में अपनी आमद और बढ़ाना चाह रही है। जिन इलाकों में आरएसएस की पकड़ है वहां कांग्रेस भी कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि बड़े नेता के गढ़ में पार्टी की हालत खराब क्यों दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, कुल मिलाकर बात महज इतनी है कि कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और इसी से जुड़ी एक और खबर, एक और अपडेट बता दें आपको, 2 दिन बाद यानी 6 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की बैठक भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर होगी। इस बैठक में तमाम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। कमलनाथ संवाद करेंगे विधायकों से। विधानसभा के बजट सत्र से पहले सरकार को किस तरह से घेरना है, किन सवालों को उठाना है सदन में, किन मुद्दों पर चर्चा करना है, तमाम अलग अलग पहलुओं पर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक 6 मार्च को होगी। कर्मचारी अधिकारियों के एक बड़े वोट बैंक को साधने कांग्रेस जल्द ही राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पेंशन योजना बहाल कर सकती है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर बनी सहमति के आधार पर राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ एक कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संकेत, राज्य सरकार ने शुरू की कवायद। वित्त विभाग ने मंगवाई जानकारी, करीब 3 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। 5 राज्यों में हुए चुनाव के दौरान सामने आया पुरानी पेंशन बहाली का एक मुद्दा अब कांग्रेस शासित राज्यों में लागू होने जा रहा है। कुछ दिन पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कांग्रेस आलाकमान के साथ मीटिंग में इस संबंध में सहमति के संकेत मिले थे। राजस्थान ने इसे लागू कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन की बहाली हो सकती है। वित्त विभाग इसकी कवायद में जुट गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि पेंशन बहाली को लेकर सरकार सकारात्मक रुख रखती है। उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन या लागू करो। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय इसको बंद किया गया था। अब इसमें जब वहाँ कुछ किया गया है तो चर्चा में आया है। चर्चा में आया है तो सब लोग विचार भी करेंगे। और हम तो किसी को नहीं तो बोलते नहीं, देने के काम लगातार हम लोग करते रहे। कर्मचारियों के वेतन हमने नहीं रोका। पुरानी पेंशन लागू होने से इसका सीधा फायदा 2004 के बाद की भर्ती वाले 2,95,000 कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं सरकार को भी एक साल में 1,680 करोड़ रुपए की बचत होगी। इधर कर्मचारी अधिकारी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। जो वेतन विसंगति है उसके निदान के लिए विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ विधानसभा सत्र के बाद हमारी बैठक होगी और वेतन विसंगति जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं उसका समाधान होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना, महंगाई भत्ता और 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान के संबंध में भी हमने सुझाव युवा कमेटी को दिए हैं। हालांकि बीजेपी को अभी भी इस पर संशय हो रहा है। पेंशन बहाली के फैसले को सरकार सही ढंग से लागू कर पाएगी। बीजेपी छत्तीसगढ़ के राजस्व का हवाला देकर इसे मुश्किल फैसला करार दे रही है। छत्तीसगढ़ तो कंगाल स्टेट है, वो करता है तो हर चीजें किस्तों में करता है। चाहे वो किसानों का राजीव गांधी न्याय योजना का मामला हो, चाहे वो मजदूर न्याय योजना का मामला हो, सब किस्तों में करता है। अगर 6,000 रुपये भी हम किस्तों में देंगे तो उसका कितना फायदा जिनको मिल रहा है उसको होगा, जरा इसकी हम कल्पना करें। तो ये सरकार, जैसा एक कहावत है ना कि जूते भी खाना और प्याज भी खाना, तो ये दोनों काम कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देश भर के कर्मचारियों को बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है। इसलिए राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी है। फौरी तौर पर पेंशन बहाली में सरकार को फायदा भी है।
हालांकि 13 साल बाद जब रिटायरमेंट शुरू होगा तो उनकी पेंशन का बड़ा बोझ सरकार पर जरूर पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के इस कदम से दूसरे राज्यों के सामने एक नई चुनौती जरूर पैदा हो चुकी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए फिलहाल इस प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।